अगर कल सुबह हिंद महासागर में कोई दुश्मन देश भारत को चुनौती दे तो जवाब सिर्फ मिसाइलें नहीं देंगी बल्कि वो युद्ध पोत देंगे जिनका निर्माण भारत में हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन युद्ध पोतों का निर्माण कौन करता है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके पीछे भारत की एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम अभी ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं है, तो आज डे 27 पर हम एक ऐसी हिडन कंपनी के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ जहाज नहीं बनाता बल्कि भारत की सुरक्षा की पहली लाइन का निर्माण करता है। तो स्वागत है आपका 100 डेज की सीरीज में डे 27 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स। देखिए, जब लोग डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले HAL याद आता है, BEL याद आता है, भारत डायनेमिक्स की याद आती है। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जो समुद्र में भारत की ताकत को तैयार करती है और वो है GRSE। लेकिन ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की है। सालों पहले भारत अपनी रक्षा जरूरतों पर विदेशों पर निर्भर था। जहाज बाहर से आते थे और भारत का पैसा बाहर जाता था। लेकिन धीरे धीरे भारत ने यह फैसला लिया कि अब जो भी डिफेंस के प्रोजेक्ट है वो भारत में ही बनेंगे और यहीं से शुरुआत होती है GRSE की। कोलकाता में स्थित इस कंपनी ने भारत की नेवी के लिए एक से एक जहाज बनाने की शुरुआत की। पेट्रोल वेसल्स, फ्रिगेट्स, वॉरशिप, सर्वे वेसल्स, लैंडिंग क्राफ्ट, लगभग सब कुछ। आज भारतीय नौसेना के कई जहाज GRSE की शिपयार्ड से निकलकर भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहीं से निवेशकों के लिए कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि GRSE सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा है। और अगर आने वाले समय में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस करता है तो GRSE को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। अब एक बात समझिए, दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है जिससे सभी देश अपनी जो सुरक्षा बल है उनको मजबूत करने पर लगे हुए हैं और वहीं भारत भी इसमें पीछे नहीं रह रहा है बल्कि वो भी अपने डिफेंस को काफी तेजी से मजबूत कर रहा है। और इस समय इंडियन ओशियन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है। अब अगर भारत को अपनी समुद्री ताकत बढ़ानी है तो नए जहाज तो बनेंगे और जहाज बनेंगे तो उसे कोई ना कोई तो बनाएगा और यहीं पर एंट्री होती है GRSE की। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, ये जो कंपनी है वो शिप्स बनाती है इंडियन नेवीज के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए। कंपनी की जो शुरुआत है वो 1934 में हुई थी, लेकिन इसको 1960s में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था और इसकी जो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है वो कोलकाता में, जैसा कि हमने पहले ही देखा था। इसके बाद में कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग टाइप के शिप्स बनाती है। इसमें क्या है कि ये पेट्रोल वेसल्स बना रही है, वॉर शिप्स बना रही है और कमर्शियल शिप्स भी बना रही है। साथ में कंपनी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है स्टील ब्रिजेस की, डेक मशीनरी की, मरीन पंप्स की और असेंबल भी करती है मरीन इंजन वगैरह की। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो GRSE ने लगभग 750 वेसल्स को क्या किया, डिलीवर कर दिया, बना करके इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इसमें से काफी ज्यादा जो मतलब वेसल्स थे वो इंडियन नेवी को ही दिया है। अब साथ में देखो तो कंपनी 2017 में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई थी और ये स्टॉक में कब लिस्ट हुई, 2018 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और गवर्नमेंट के पास इसमें कितना स्टेक है, 74.5% का स्टेक है जो कंटिन्यू बना हुआ है। मतलब इसके जो प्रमोटर्स हैं मेजर स्टेक वाले वो गवर्नमेंट ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपनी क्या कर रही है, एडवांस वॉरशिप भी बना रही है, उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए इन्होंने गवर्नमेंट के साथ में ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी बना रही है। मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होता है कि जो सबमरीन के खिलाफ लड़ सके ऐसे युद्धपोत भी ये क्या कर रही है, वॉरफेयर कैरियर्स, वॉरफेयर क्राफ्ट जो है वो बना रही है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, इसके फंडामेंटल्स वगैरह देखते हैं तो थोड़ा सा हमें और समझ में आएगा कि क्या है, क्या सीन है इसका। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 32,000 करोड़ का है। इसका जो EPS 65.29 का वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसका पी रेशियो देखो 43.26 का, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन मतलब ज्यादा लग रही है लेकिन ठीक है। फिर भी PB रेशियो देखे तो 12.32 का है और बुक वैल्यू देखे तो 229.25 की, मतलब बुक वैल्यू से थोड़ा सा हाई मार्जिन पे जो स्टॉक वो ट्रेड कर रहा है, लगभग 10 गुना के आसपास लगभग ये ट्रेड कर रहा है। इसका एबिटा बहुत ही अच्छा है, 795 का है और डिविडेंड यील्ड मतलब कंपनी थोड़ा डिविडेंड भी दे रही है 0.69% का। मतलब डिविडेंड उतना ज्यादा तो कंसीडर नहीं कर सकते लेकिन हाँ कंपनी डिविडेंड दे रही है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 25.36 का, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और डेट टू इक्विटी देखे तो 0.02 का है। मतलब ये भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि कंपनी अक्सर ऐसी कंपनियों पे डेट काफी ज्यादा होता है लेकिन इसके ऊपर डेट बहुत ज्यादा नहीं है। अब कंपनी के हम लोग ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है 29.42% का है। इनकी जो नेट इनकम ग्रोथ है वो 41.62% की है। कैश फ्लो इनका 102.21% का है। ROE 18.78% का, ROCE 18.02% है। काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन इनका एबिटा मार्जिन देखे तो -21.76% से डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चिंताजनक पॉइंट है कि भाई इनका जो एबिटा मार्जिन है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। अब इसमें हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट की 74.5% की होल्डिंग है, इसमें बना के रखी है। FIs ने 3.51% अपना स्टेक इसमें लेके रखा है। DIs ने 1.69% लेके रखा है। साथ में पब्लिक जो है 17.85% की स्टेक इसमें बना के रखी है और 2.45% अदर्स के पास है। अदर्स में जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वगैरह है उनके पास है। यहाँ पे हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग में हम लोग देखेंगे तो कौन कौन है, तो यहाँ देखिए काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो इसमें अपना स्टेक बना के रखे हैं, जिसमें एक्सिस निफ्टी इंडिया है, निपॉन इंडिया है, ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली इसमें क्या किया, अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। ठीक है, साथ में एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको नवरत्न स्टेटस भी मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मतलब नवरत्न वो है कंपनियां हैं जो भारत की नवरत्न की लिस्ट में शामिल है, ऐसी कंपनी जिनको काफी ज्यादा
ज्यादा मतलब गवर्नमेंट को प्रॉफिट बना के दे रही है और इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी कंपनीज है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने नवरत्न कंपनियों में शामिल कर लिया। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कंपनी की शुरुआत जो 1930 में हुई थी, 1960 में इसको गवर्नमेंट ने लिया और उसके बाद आज इसको गवर्नमेंट ने नवरत्न का स्टेटस दिया। तो कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज है, काफी पॉजिटिव पॉइंट, इसके जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी काफी अच्छी चीज है। अब यहाँ पे एक और चीज देखें, कंपनी का जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो काफी अच्छी रही है। डिविडेंड कंपनी लगातार देती आ रही है, क्योंकि 2018 में इन्होंने डिविडेंड दिया था, 2019 में दिया था, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में कंटिन्यू मतलब डिविडेंड देती आ रही है। 2026 में अभी तक तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये कंटिन्यू डिविडेंड देती आ रही है। मतलब इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी कंपनी अच्छी है। बाकी इसके पास जो ऑर्डर बुक है, जो ये काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। देखिए, हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है और अक्सर रिटेल निवेशक जो होते हैं वो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो कंपनी का ये हिस्सा नहीं देखते। अब देखो, डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो भी काफी ज्यादा लंबा होता है। कई प्रोजेक्ट तो दसियों साल चलते हैं और अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो इसका असर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। अब ये एक सरकारी कंपनी है, इसके अपने फायदे हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सिर्फ बड़े ऑर्डर देखकर एक्साइटेड होना काफी नहीं है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मेरे हिसाब से जो जीआरएसी है वो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है एंट्री बैरियर। कोई भी कंपनी कल उठकर युद्धपोत नहीं बना सकती, इसके लिए चाहिए सालों की एक्सपर्टीज और सालों का भरोसा, साथ में हाई इंफ्रा, सरकारी विश्वास और हाई लेवल की तकनीकी क्षमता भी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि ये डिफेंस स्टॉक मल्टीबैगर ही बनेगा, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ी है और अगर एक्सपेक्टेशन इतनी ऊंची है तो इसके जो रिजल्ट है वो भी दमदार होने चाहिए। अब मेरे हिसाब से जीआरएसी एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं लॉन्ग टर्म थीम में रखूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें वॉलेटिलिटी आना काफी ज्यादा सामान्य बात है। इसलिए इस कंपनी की कहानी तो मजबूत है, लेकिन धैर्य रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर आने वाले 10 साल में भारत टॉप नेवल पावर्स में शामिल होता है तो जीआरएसी उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरीज में से एक हो सकती है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 100 डेज हिडन स्टॉक की सीरीज तो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है।